जय हिंद बच्चों। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 9th विषय है हमारा सामाजिक, इसी का पार्ट हिस्ट्री, इतिहास। इसी का पहला चैप्टर चल रहा है हमारा। लेसन का नाम है बच्चों फ्रांसीसी क्रांति। ये क्रांति बहुत बड़ी क्रांति थी। इसके विषय में ही आपको मैंने क्रांति की शुरुआत बताई, कारण बताए कि किस कारणों से हुई, और उसके बाद आज पॉइंट चलेगा हमारा फ्रांसीसी क्रांति के अंदर ही है क्रांति और दैनिक कारण, दैनिक जीवन जो हमारा हर रोज का दिनचर्या है। क्रांति और दैनिक जीवन जो हम हर रोज कार्य करते हैं, हमारे दिन भर का जो कार्य होता है उसका हमें की शुरुआत कैसे होती है, इस सप्ताह में क्या काम है। हर रोज का कोई साप्ताहिक काम या 15 दिन का या मंथली वर्क नहीं, हर रोज का काम है। तो हमारे जीवन में हर रोज कुछ ना कुछ नया करने की हम सोचते हैं कि अपने जीवन में कुछ नया अपनाएं, कुछ नया कार्य करें, कुछ नए काम की शुरुआत होगी तो आगे बढ़ेंगे। जितनी भी मैंने कल आपको महत्वपूर्ण तिथियां लिखवाई थी और बताई थी वो सारे ईयर सब याद रखना। उसके मतलब उसको ईयर को याद आते ही पता लग जाएगा कि कौन से सन में क्या हुआ था और किस राजा ने क्या काम किया और कितना मतलब उसमें क्या जो राजकोष था उसमें क्या उन्होंने बचाया और क्या उन्होंने खोया, कितने व्यक्ति उसमें मारे गए और किस किस को क्या किया गया। महिलाओं को तो बिल्कुल ही अलग रखते थे, महिलाओं को आगे बढ़ने ही नहीं देते थे। सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों और महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में, पहनावे में, बोलचाल समेत अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया, जो अपना हर रोज का कार्य था। बास्तिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप। क्या था? सेंसरशिप। सेंसरशिप की समाप्ति प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों, किताबों, अखबारों, नाटक, मतलब किताबों में जो छपी हुई थी उसके द्वारा जानकारी मिली। अखबार जो बढ़ते हैं, अखबार में सभी पूरे देश विदेश की खबर भी आ जाती है, तो उसके द्वारा राज्य के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई। क्योंकि जब अखबार पढ़ने लगे, समाचार सुनने लगे और किताबों में पढ़ने लगे, बच्चे पढ़ने जाने लगे, शिक्षित होने लगे, तो उनमें कुछ नया तो उत्पन्न हुआ, कुछ नए करने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे और स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिक व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका हो गया। किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। जो पहले शिक्षित थे उनको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो शुरुआत करी जिन्होंने, उनके लिए तो बहुत बड़ा काम हो गया था ये। सन 1804 जो मैंने आपको तिथि है वो लिखवाई थी, सारे ईयर्स उसी में ही सन सारे लिखे गए थे कि 1804 में क्या हुआ, जो बता रही हूँ 1815 तक लिखवाए थे। सन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की और पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के
जो अपने परिवार के थे ही, अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा, जो अपनी संपत्ति थी उसकी सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगते थे, वो सोचते थे कि ये तो बहुत ही अच्छा राजा बना है और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी। वे सोच रहे थे कि जनता आज़ाद हो जाएगी, जनता जो है जो कार्य करेगी वो स्वतंत्र होकर कार्य करेंगे, तो उन्हें ये उम्मीद थी। पर जल्दी उसकी सेनाओं को लोग हमलावर समझने लगे। आखिरकार सन 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। ये ईयर मैंने लिखवाया था, उसमें लिखा हुआ है वाटरलू की हार। तो कौन से सन में हुई? 1815 में। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया। अब देखिए फ्रांस की क्रांति के परिणाम। जब क्रांति हुई, लड़ाई हुई, उसके बाद उसका क्या रिजल्ट निकला, क्या किस पर उस चीज़ पर उसका क्या असर पड़ा, उसके परिणाम बहुत सारे परिणाम हैं। नंबर 1 है राजतंत्र की समाप्ति। 1789 की फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस में जो राजतंत्र को समाप्त कर दिया। यद्यपि वह व्यवस्था अस्थायी नहीं हो सकी तो राजा को गद्दी से हटाकर उसे मृत्युदंड दिया गया। पहला परिणाम तो राजा को समाप्त कर दिया, वहाँ से मृत्युदंड दिया गया। फ्रांस में गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू की गई। सेकंड पॉइंट आता है इसका सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था की समाप्ति। फ्रांस की क्रांति ने सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया और सामंतों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। जो उनको अधिकार मिले थे वे भी खत्म कर दिए और जिससे सबसे बड़ी राहत किसानों को मिली। जो किसान पहले परेशान हुआ करते थे उनको बहुत बड़ी राहत मिली। किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को वो आगे बढ़ने नहीं देते थे और उनका शोषण जो उनका शोषण हो रहा था वो समाप्त हो गया। थर्ड पॉइंट है राष्ट्रीयता की भावना का उदय। फ्रांस की क्रांति ने नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना जगा दी। जब उनके अंदर ऐसी जागृति पैदा हुई कि हाँ हमारा जो राजा था वो ऐसा काम करता था और मृत्युदंड दे दिया गया और वहाँ के जो किसान थे, छोटे लोग थे, जो निम्न स्तर के थे, उनको भी उन्होंने भी राहत की सांस ली। तो अब वे अपने को एक राष्ट्र के रूप में देखने लगे और क्षेत्रीयता की भावना विलुप्त हो गई। वे एकजुट होकर तानाशाही और शोषण के विरुद्ध खड़े हो गए। अपना शोषण नहीं होने देंगे अब से पहले जितना हो गया हो गया। फोर्थ पॉइंट आता है प्रशासनिक एकरूपता। फ्रांस की क्रांति की एक महत्वपूर्ण देन यह भी थी कि इसने राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से फ्रांस को एक इकाई में परिवर्तन कर दिया और पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था समाप्त कर दी गई। जो पुरानी थी वो समाप्त कर दी गई। फिफ्थ पॉइंट आता है नागरिक स्वतंत्रता की स्थापना। जो नागरिक थे वहाँ के वे आज़ाद होकर काम करना, उनको भी बंदिश थी। तो नागरिक स्वतंत्रता की स्थापना कब शुरू हुई? ये सब परिणाम के अंदर ही आ रहे इतने सारे पॉइंट। फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप नागरिकों को स्वतंत्रता का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया। अब फ्रांस में न तो शासक वर्ग और न ही शासित वर्ग था। सभी नागरिक एक समान माने गए। भेदभाव नहीं हुआ उनके विषय में कि जैसे बोलते हैं कि कोई जाति बिरादरी का हो या किसी तरह का ऊंच नीच का हो, वो सभी एक समान माने गए और उन्हें चुनावों में भाग लेने की स्वतंत्रता मिली। सरकारी नौकरियां अब योग्यता के आधार पर सभी के लिए उपलब्ध थी।
जैसी जिसकी योग्यता उसको उसी के आधार पर नौकरियां मिलने की शुरुआत हुई। कर मनमाने ढंग से नहीं बल्कि कानून के अनुकूलन वसूलने की व्यवस्था हुई। नागरिकों को न्यायिक स्वतंत्रता भी मिली। 6 पॉइंट आता है राजनीतिक चेतना का विकास। 1789 की क्रांति ने जनसाधारण में भी राजनीतिक चेतना जगा दी और क्रांति के नेताओं के साधारण जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने अपने विचार जो थे वो रखने शुरू किए, जिससे सर्वसाधारण में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। और पहले जनसाधारण राजनीति में कोई रुचि नहीं लेता था। जो पहले था उसमें कोई रुचि नहीं लेता था, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं होती थी, कोई किसी की सुनता ही नहीं था कि हाँ ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है या निम्न जाति का है तो उसे तो चाहे वो शिक्षित भी हो। पहले जनसाधारण राजनीति में कोई रुचि नहीं लेता था, परंतु 1789 की क्रांति के बाद परिस्थितियां बदल गई। 7 पॉइंट आता हमारा धार्मिक स्वतंत्रता। क्रांति के पूर्व फ्रांस में रोमन कैथोलिक चर्च का व्यापक प्रभाव था। वह वस्तुतः राजधर्म था। कौन सा धर्म था? राजाओं का धर्म था, राजधर्म था। राजा चर्च का हिमायती था, परंतु गैर कैथोलिक पर अत्याचार होते थे। क्रांति के बाद लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली और राज्य की धार्मिक मामलों पर से नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। 1789 की क्रांति की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 8 नंबर पॉइंट आता है हमारा व्यक्ति का महत्व बढ़ना। फ्रांस की क्रांति ने व्यक्ति के महत्व को स्वीकार किया और 1789 में राष्ट्रीय सभा ने मानव के मूलभूत अधिकारों की घोषणा की तथा स्वतंत्रता एक समानता का सिद्धांत और प्रतिपादन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का उदय। 1789 की क्रांति ने यूरोप के सामने एक नया सिद्धांत रखा। यह सिद्धांत था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। यह सिद्धांत यूरोप के अन्य देशों के लिए भी अनुकरणीय बन गया। किसके लिए बन गया? यूरोप के लिए भी। फ्रांस में हो रहा था, लेकिन वो सिद्धांत जो यूरोप के लिए भी बन गया और इसी के आधार पर अनेक यूरोपीय राष्ट्रों में क्रांति हुई। नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा नया राष्ट्रीय कैलेंडर। कैलेंडर नया बनाया गया। कैलेंडर में जो पहले कैलेंडर मतलब बहुत सारी नीतियां नई बनाई गई थी। जो एज पहले 25 साल की एज में मतदान किया करते थे, उसके बाद 21 वर्ष रखी गई। तो नए कैलेंडर में क्या हुआ? क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में एक नया राष्ट्रीय कैलेंडर गणतंत्र की स्थापना के दिन 22 सितंबर 1792 से लागू किया गया। कौन से सन से किया गया? 22 सितंबर 1792 से लागू किया गया और इसमें वर्ष को ऋतुओं के आधार पर बांटा गया। एक साल में जितनी ऋतु होते हैं उसके आधार पर बांटा गया। नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा समाजवाद का आरंभ। फ्रांसीसी क्रांति ने समाजवाद का बीजारोपण कर दिया। जैकोबिन ने बहुसंख्यक गरीबों को अनेक सुविधाएं दी। अमीर गरीब से जो था वो भेदभाव जो था वो मिटाने का प्रयास किया और खाद्य पदार्थों के मूल्य निर्धारित कर दिए। पहले कोई मूल्य भी नहीं था, कोई कितनी महंगी चीज़ दे रहा है खाने पीने की और कोई कितनी महंगी दे रहा है, कोई उसका निश्चित मूल्य नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट आता है शैक्षणिक व्यवस्था में वृद्धि। शिक्षा के विभाग में भी परिवर्तन आया। 1789 के पूर्व शैक्षणिक व्यवस्था पर भी चर्चा का ही अधिकार था।
चर्च का ही अधिकार था, चर्च का नहीं, चर्च का ही अधिकार था तथा पादरी ही शिक्षित, जो पादरी लोग थे वो शिक्षा देने का काम करते थे। और क्रांति के बाद शिक्षा देने का दायित्व सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। धार्मिक शिक्षा के स्थान पर राज्य ने ज्ञान विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है मीटरी प्रणाली लागू, वो सभी के लिए लागू करी गई। जितने भी ये मैंने आपको ये बताए हैं परिणाम, ये सारे अच्छे से याद करना, आपको इसका रिजल्ट का सबका पता लग जाएगा कि फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद में उसका रिजल्ट क्या निकला, क्या क्या नया किया गया। क्रांति के बाद फ्रांस में नापतोल के लिए मीटरी प्रणाली अपनाई गई। यह दशमलव पद्धति पर आधारित थी और बाद में यूरोप के अन्य राष्ट्रों ने भी इस प्रणाली को अपना लिया। वाणिज्य व्यापार की वृद्धि, सामंती प्रतिबंधों और गिल्ड प्रथा के कारण व्यापार वाणिज्य का विकास नहीं हो पा रहा था। गिल्ड प्रथा के कारण व्यापार वाणिज्य का आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए व्यापारियों को अनेक सुविधाएं दी गई, जिससे व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ और फ्रांस की आर्थिक संपन्नता बढ़ी। लास्ट पॉइंट आता है नेपोलियन का कानून संग्रह, नेपोलियन कोड। क्रांति के बाद, लड़ाई के बाद जब सत्ता नेपोलियन के हाथों में आई तो उसने फ्रांस में प्रचलित कानूनों का संकलन करवाया। यह संकलन नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा एक विधि संहिता तैयार हो गई। इसका अनुकरण अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में भी, अन्य जो यूरोप देश जो था उन्होंने भी किया। और नेपोलियन की विधि संहिता फ्रांसीसी क्रांति की अमूल्य देन है। अभी इस क्रांति से आपको सारे ये बता दिए गए कि क्या परिणाम थे, और फ्रांस की क्रांति से, जो फ्रांस की क्रांति का अन्य देशों पर जो असर पड़ा, उसका क्या प्रभाव पड़ा, वो बहुत कई सारे देश हैं। मैं किस किस देश पर असर पड़ा? नंबर 1 फ्रांस की क्रांति का अन्य देशों में प्रभाव। नंबर 1 आता है यूरोप पर प्रभाव। नंबर 2 है इटली पर प्रभाव। और नंबर 3 जर्मनी पर, और नंबर 4 पोलैंड पर। जर्मनी पर प्रभाव, नंबर 4 पोलैंड पर। नंबर 5 है इंग्लैंड पर। इंग्लैंड पर
प्रभाव। और नंबर 6 भारत पर प्रभाव। देखिए ये 6 देश हैं जिन पर फ्रांस की क्रांति का असर हुआ। तो यूरोप पर प्रभाव कैसे पड़ा? यूरोप के राजाओं और वहाँ की जनता दोनों का ध्यान फ्रांस की ओर था। जो वहाँ का राजा था और वहाँ की जनता थी, तो उन्होंने देखा कि फ्रांस में किस तरह से क्रांति हुई, क्यों हुई, किस कारण से हुई, क्या क्या उसमें बदलाव हुआ। तो क्रांति से जहाँ यूरोपीय निरंकुश शासक अपने लिए खतरा महसूस करने लगे, वहीं उन देशों की जनता आशा भरी निगाहों से फ्रांस की ओर देख रही थी। उन्हें भी उम्मीद जग रही थी कि हमारे देश में भी सुधार होना चाहिए, जो उनके साथ हो रहा था उसमें और कुछ और सुधार होना चाहिए। फ्रांस की देखा देखी सामंती व्यवस्था को मिटाने एवं समानता के सिद्धांत को लागू करने का प्रयास किया। उन्होंने भी ये सोचा कि हमारे देश में वे चीज़ लागू होनी चाहिए। तो इटली पर प्रभाव। नेपोलियन ने यूरोपीय राष्ट्रों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत कर दी और इटली के भावी एकीकरण की नींव पड़ी। जर्मनी पर प्रभाव। जर्मनी में भी यही हुआ। जर्मनी के 300 राज्यों ने नेपोलियन ने 39 राज्यों में संयुक्त कर राइन राज्य संघ का गठन किया। पोलैंड पर प्रभाव। नेपोलियन ने पोलैंड के लोगों के सामने भी एक संयुक्त पोलैंड की तस्वीर रखी, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरी हुई। और इसका जो असर इंग्लैंड पर पड़ा, उसका फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा लेकर ही इंग्लैंड में सन 1832 का रिफॉर्म एक्ट पारित किया गया। इसने इंग्लैंड में संसदीय सुधारों का मार्ग प्रशस्त कर दिया और सन 1789 की क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को भी गति मिली। अब लास्ट में आता है हमारा भारत पर क्या असर हुआ। फ्रांस की क्रांति से भारत भी अछूता नहीं रहा, वो भी नहीं बचा। उसने भी देखा है वहाँ की लड़ाई को। इससे प्रेरणा लेकर मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने भारत से अंग्रेजों की सत्ता समाप्त करने का प्रयास किया, क्योंकि हमारे देश में भी पहले राज किसका था? अंग्रेजों का। महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के विचारों पर भी इस क्रांति ने गहरा असर डाला, गहरा प्रभाव पड़ा इस चीज़ से। और जब वे इंग्लैंड जाते हुए फ्रांस से गुजर रहे थे, तो उन्होंने क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत को देखा। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत बन गए। तो देखो कितने सारे देशों पर असर पड़ा। मैंने आपको 6 के विषय में बता दिया कि फ्रांस की जो क्रांति हुई, उससे अन्य अलग जो और देश थे उन्होंने भी वहाँ से सीख ली। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप ध्यान से वीडियो देखा करो और समझा करो। जितने ईयर्स लिखे गए उन सबको नोटबुक पर लिख कर याद किया करो। वीडियो बड़ी मेहनत से बनाई जाती है, गर्मी में खड़े होकर बनानी पड़ती है। तो बच्चों नेक्स्ट जो लेसन 2 चलेगा वो कल स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।